हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी, है ना, जो आपका जुलाई के मंथ में होना है, जिसके लिए सीडीपी की सीरीज़ में चला रही थी, जिसी का एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अपना नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम देखेंगे, है ना। तो बहुत लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीसीई। सीसीई क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यानी हमारे ये ईयर 2009 में जो हमारे नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते थे, पहले होते थे ना हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, फिर होते थे सेशन एंडिंग एग्ज़ाम्स, इनको हटाकर सीसीई पैटर्न लाया गया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन लाया गया, जिसके अंतर्गत फिर हमारे कैसे एग्ज़ाम्स होने लगे? फॉर्मेटिव और समेटिव, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक इवैल्यूएशन या मूल्यांकन होने लगे। ठीक है, तो हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे। इन पे क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं रिवीजन भी करवाती हूँ और इनको लेके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि ये कब आया? 2009 पे आया। और कौन सी संस्था के द्वारा ये जो रूल है या ये जो मूल्यांकन का तरीका है, किस संस्था के द्वारा लाया गया? तो उसका आंसर है सीबीएसई के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन आ सकते हैं कि सीबीएसई के द्वारा लाया गया या एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया, है ना, किसके द्वारा, या फिर आईसीएसई के द्वारा लाया गया। तो आप क्या बताएंगे? सीबीएसई के द्वारा ये लाया गया है ना। तो आइए आगे इसके और भी एस्पेक्ट्स के बारे में जान लें। तो पहले तो हम जानेंगे कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट का मतलब आसान भाषा में अगर हम बोले आकलन। ये आकलन जो है होता क्या है आखिर? तो आकलन, जैसे हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग यानी शिक्षण के दौरान जो भी हम परीक्षण करते हैं बच्चों का, जैसे कि बच्चों से कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, कल जो पढ़ाया था उसके बारे में कोई भी टॉपिक पूछ लिया, या फिर रिवाइज करवाने के लिए बच्चों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड पे भेज दिया कि चलो भाई ये वाला सम करके तो मुझे दिखाओ जो मैंने कल कराया था, है ना। ऐसी कोई भी चीज़, यह जानने के लिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ रहा है, या तो फिर आप अपनी टीचिंग मेथड चेंज करेंगे। अगर बच्चे को आपके उस टीचिंग मेथड से नहीं समझ में आ रहा तो या तो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने टीचिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाने। तो ये क्या होता है? असेसमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? अपने फीडबैक के लिए। आपको फीडबैक चाहिए होता है, किसका? बच्चे का भी फीडबैक चाहिए होता है कि आखिर वो किस हद तक नॉलेज गेन कर पा रहा है, और खुद के लिए भी कि हम कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आकलन। देखिए डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रिव्यू एंड यूजिंग डेटा फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी ये किसके लिए होता है? इम्प्रूवमेंट के लिए होता है ना। ये हम बच्चे का कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर टेस्ट करके क्वेश्चन आता है तो ये गलत है। इम्प्रूवमेंट अगर वर्ड आ जाता है, सुधार अगर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट या आकलन बोलते हैं। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे इवैल्यूएशन क्या होता है, यानी मूल्यांकन क्या होता है? वही जिसको हम बोल रहे थे एग्जाम, परीक्षा, है ना, पेन पेपर टेस्ट। तो वो क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है। अब इस पॉइंट पे आकर हम बच्चे का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट लेते हैं कि अब उसने जो पढ़ा, हमको तो जो पढ़ाना था हम पढ़ा चुके, ठीक है। बच्चे ने कितना क्या नॉलेज एक्वायर की है उसका हम क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन बोलते हैं। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीन रियलाइज। यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे या एम थे, अवधारणा थी,
है ना। पहले हम कुछ अवधारणा बनाते हैं कि हमको बच्चे को यहाँ तक सिखा देना है, इस पाठ में या इस इकाई में हमको बच्चे को इतना सिखा देना है। अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसका मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कहलाता है ना। तो अब हम ये जानेंगे कि इवैल्यूएशन, ये देखिए इवैल्यूएशन इंक्लूड्स मेजरमेंट एंड असेसमेंट। देखिए अगर मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि अगर ये देखिए ये बड़ा सा सर्कल है, इसको हम क्या मान के चलें, इवैल्यूएशन। क्या है ये, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। तो जो मेजरमेंट है यानी मापन, अगर हम बच्चे का कुछ भी माप रहे हैं, उसको उसका आकलन कर रहे हैं, तो वो उसका मेजरमेंट ही तो हुआ ना। तो उस मेजरमेंट और असेसमेंट उसके एक छोटे पार्ट है, यानी इवैल्यूएशन एक बड़ा एस्पेक्ट है। आकलन करना या कोई भी चीज़ उसका मापन करना कि बच्चे को कितना समझ में आया, ये बहुत उसके छोटे एस्पेक्ट्स हैं। इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना एक बड़ा हिस्सा है ना। अब हम ये देखिए, हम एक टेबल के माध्यम से जानेंगे कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एग्जैक्टली होता क्या है ना। देखिए असेसमेंट क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, यानी कि जब हम प्रोसेस चल रहा होता है, कौन सा प्रोसेस, शिक्षण का, टीचिंग का जब प्रोसेस चल रहा होता है, उसमें जब हम बच्चों का आकलन करते हैं वो क्या होता है, असेसमेंट होता है। जबकि इवैल्यूएशन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी उत्पाद होता है ना। ये अंत में प्राप्त होता है। एग्ज़ाम जब हम लेते हैं, एग्ज़ाम तो अंत में ही होते हैं, तो वो जो आपका रिजल्ट आता है वही क्या है, इवैल्यूएशन है। जबकि असेसमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग होता है, यानी शिक्षण के दौरान होता है। जबकि इवैल्यूएशन क्या होता है, एट द एंड होता है, यानी कि सत्र के अंत में। ठीक है, जब हम पाठ को पूरा कर लेते हैं, पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं, तो ये क्या होता है, एट द एंड रहता है। थर्ड पॉइंट में देखिए कि ये क्या है, फीडबैक है ना, टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि वो कितना समझा पा रहा है और बच्चा कितना नॉलेज गेन कर पा रहा है, उसका क्या है, फीडबैक है। जबकि इवैल्यूएशन क्या है, जजमेंट है, पूरा जज कर रहे हैं अब हम बच्चे को कि बच्चे ने कितना सीखा, है ना। अब हमको उसके आधार पर उसको क्या देंगे, अंक देंगे। असेसमेंट में क्या रहता है, इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी हम सुधार कर सकते हैं। अगर बच्चा एक उत्तर का, सवाल का जो है उत्तर नहीं बता पा रहा है, तो हम उसको समझाते हैं, दोबारा से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि अचीवमेंट में क्या होता है, यहाँ पे इवैल्यूएशन में क्या होता है कि अचीवमेंट से जुड़ा होता है, कि या तो वो अचीव करेगा या तो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सुधार की बात नहीं होती है, ये सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए आगे की बात करें। अब देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सीसीई किस पे आधारित था, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे और सबमेटिव असेसमेंट पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक, ये क्या होता है, रचनात्मक आकलन, रचनात्मक। जबकि सबमेटिव क्या होता है, योगात्मक। अब देखिए, हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या बातें करी गई। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, रचनात्मक की बात करें, तो यह क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है, हम कैसे सीखें, सीखने का आकलन करना, है ना, कि हम कैसे सीखें उसका आकलन करने के लिए ये होता है। ये रचनात्मक होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये किसके लिए होता है, फीडबैक के लिए होता है, यानी कि हमें फीडबैक चाहिए होता है। ड्यूरिंग होता है ना, ये किस पे बेस्ड होता है, एक्टिविटीज़ पे, यानी हम इसको बच्चे का असेसमेंट कैसे करेंगे, ये तो हम उसको कोई एक्टिविटी करवाएंगे, कोई प्रोजेक्ट करवाएंगे, क्विज पूछ लेंगे बीच बीच में, क्वेश्चनायर कर देंगे, ठीक है। ऐसे कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज से हम जानेंगे कि बच्चा जो है समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। नहीं समझ पा रहा है तो हम उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट पे या फिर ओरल क्वेश्चन या फिर कभी कभी डिबेट भी, छोटे मोटे डिबेट क्लास में करवा सकते हैं टॉपिक पर, है ना। तो ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जबकि समेटिव में क्या क्या आता है, ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यानी कि सीखने का आकलन,
कि आपने कितना सीखा उसका आकलन, ये था सीखने के लिए आकलन। हिंदी में भी इसमें देखिए ये फॉर और ऑफ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सीखने का आकलन, ठीक है। और ये क्या है, सीखने के लिए आकलन। ये क्या था, सीखने के लिए आकलन, ये क्या है, सीखने का आकलन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लर्निंग का असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना सीखा। तो ये योगात्मक था, शुरू में ही मैंने बताया। यहाँ पे क्या होता है, जजमेंटल होता है। ये क्या होता है, सत्र के अंत में होता है और इसमें प्रॉपर एग्जाम होता है। समेटिव में क्या होता है, पेन पेपर टेस्ट होता है, जैसे कि सेशन एंडिंग एग्जाम या फिर जो भी है ना। तो यानी कि दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव में या तो कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जबकि समेटिव में प्रॉपर हमारा एग्ज़ाम होता है ना। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि टेस्ट जो हैं, टेस्ट जो हम लेते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, है ना। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट किस कौन से होते हैं, जिनका कि एक स्टैंडर्ड होता है ना, मानकों पर आधारित होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जबकि जो नॉन स्टैंडर्डाइज रहते हैं उसमें एज सच कोई रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो टीचर मेड टेस्ट, क्लास टेस्ट जो होते हैं, जो टीचर भी अपने रूल के आधार पर टेस्ट दे देती हैं, है ना। कई बार हैंडराइटिंग बच्चों को लिखने के लिए देती हैं, या फिर 2 क्वेश्चन दे दिए, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, है ना, समय के आधार पे। तो मतलब इसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब रूल्स नहीं है। जबकि जो हमारे ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि जो सीबीएसई यानी सीबीएसई के जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, आपका ये जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम होता है, केवीएस का एग्ज़ाम होता है, एनवीएस का एग्ज़ाम होता है, इनमें क्या रहते हैं, स्टैंडर्ड रहते हैं। इनमें तो फिक्स है कि कितने क्वेश्चंस आने हैं, 150 सीटेट में आने हैं तो आने ही हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इस बार 150 आ रहे हैं, पिछली बार तो 140 आए थे, नहीं, इनका एक स्टैंडर्ड सेट है, 90 मार्क्स लाने हैं आपको पास होने के लिए, है ना, स्टैंडर्ड सेट है। जबकि नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ऐसा नहीं होता है, कोई सिचुएशन नहीं है, ऑन द स्पॉट सिचुएशन बना दी जाती है अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड या अकॉर्डिंग टू दैट टीचर, है ना। तो आइए अब हम देख लें कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, मानकीकृत होते हैं, उनके भी कुछ टाइप होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं ये हम देखेंगे। पहला है एनआरटी यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सेकंड है सीआरटी जिसको हम बोल रहे हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, है ना। तो देखिए एक एक करके हम देखेंगे कि एनआरटी यानी नॉन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए देखिए मैंने इजी करने के लिए बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ताकि बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में कई बार याद रखने में दिक्कत होती है, तो हम पॉइंट वाइज याद रखें तो पढ़ने में इजी रहता है ना। तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रहते हैं वो किस पे आधारित रहते हैं, कट ऑफ पे आधारित रहते हैं। जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो उनका परसेंटेज फिक्स रहता है। जैसे देखिए अभी जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ है या DSSB का एग्ज़ाम होता है या फिर और भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो किस पे, आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स रहते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्या रहता है, कट ऑफ जारी की जाती है ना। हर बार ऐसा तो है नहीं कि फिक्स है कि इतने नंबर ही लाने हैं। जैसे हमारे एग्ज़ाम स्कूल्स एग्ज़ाम्स में होता था ना कि 33% नंबर लाने हैं, वही पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स जैसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से क्या है, कट ऑफ जारी करी जाती है। कट ऑफ से ऊपर जिन बच्चों के नंबर होते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं और जो इनके नीचे होते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, है ना। जैसे केवीएस और DSSB में होता है। तो ऐसे एग्जाम्स क्या कहलाते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाते हैं। और सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें क्या रहता है, परसेंटेज फिक्स रहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है सीटेट का। इसमें क्या है, 60% लाना ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि इस बार 66 लाने हैं, अब पिछली बार तो 66 लाने थे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, फिक्स है कि 150 में से 90 मार्क्स ले आए तो आप पास हैं, है ना। तो ये तो हो गए स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं उनके टाइप्स हो गए। अब देखिए सीसीई के अंतर्गत हम बात करते हैं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की। किसकी बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि हर प्रकार से बच्चे का
ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। उसमें कौन कौन सी सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, करिकुलर एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो हम जानेंगे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, है ना। इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़, दे आर ऑल रिलेटेड टू आवर सिलेबस एंड आवर एकेडमिक्स, ठीक है। हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, जो क्लास टीचर्स हमको पढ़ाने आते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, करिकुलर से, हमारे करिकुलम से रिलेटेड होती हैं, है ना, पाठ्यक्रम में होती हैं। जबकि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे को स्कूल्स में डांस कंपटीशन होते हैं, है ना, डिबेट होते हैं, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं। और भी कुछ कई स्कूल्स में कराटे भी सिखाया जाता है ना, म्यूज़िक भी सिखाई जाती है, डांस वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारे क्या हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाएगा तो वो होशियार बन जाएगा, नहीं। सारा ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि हम यहाँ पे बच्चे के क्या बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, है ना, जिसके लिए करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से देखेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक परीक्षण क्या होता है ना। तो देखिए ये क्या लिखा है, टू फाइंड आउट द गैप्स, है ना। अगर बच्चों की जो गलतियां कर रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। यानी कि टीचर आया, उसने बस बच्चों को ये जानने के लिए कि बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे उनको नहीं समझ में आ पा रहा है ना, वो पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट द गैप्स, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना। ये हमारा कोई सेशन एंडिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ बीच बीच में टीचर्स करा सकते हैं, क्लास टेस्ट के तौर पे भी हो सकता है या फिर यूनिट टेस्ट के तौर पे भी हो सकता है ना, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण कहेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे रेमिडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। देखिए पहले तो हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, पहले हमने पता लगाया कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही, किन किन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ये हमने डायग्नोस किया डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू। अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उनको हमने क्या दिया, रेमिडियल टीचिंग दी या उपचारात्मक शिक्षण दिया। किस लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू फिल द गैप्स, मतलब पढ़ाई में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी गैप्स आ रहे हैं उनको भरने के लिए, फिल करने के लिए, है ना। जो भी उनको दिक्कत आ रही है उसको समझाने के लिए, उनको दोबारा से पढ़ाने के लिए या इजी वे में समझाने के लिए, जैसे भी वो समझने में कंफर्टेबल हो, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए ही ये क्या होती है, रेमिडियल टीचिंग होती है ना। अब देखिए मूल्यांकन के तरीके कौन कौन से होते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। अवलोकन करना यानी बच्चे को ऑब्जर्व करना, है ना, कि बच्चा क्लास में एक्टिव है कि नहीं है, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ाई में ना ध्यान देकर उसका ध्यान इधर उधर रहता है। और क्या है, बच्चों के रेटिंग स्केल बनाकर, है ना, रेटिंग स्केल, इंग्लिश में भी रेटिंग स्केल ही बोलेंगे इसको, तो रेटिंग स्केल बना के। और क्या है, सामाजिक गतिविधियों पे ध्यान दे के कि बच्चा क्या है, सामाजिक तौर पे एक्टिव है कि नहीं, बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि वह चुप रहता है और बच्चों के साथ सोशलाइज करता है कि नहीं करता है ना। और साक्षात्कार भी ले सकते हैं, यानी एक एक बच्चे का आप इंटरव्यू ले सकते हैं, उनके बारे में जान के, उनकी पढ़ाई के बारे में जानकर, है ना। विशेष टिप्पणी जिसको हम क्या कहते हैं, एनेक्डोटल भी बोलते हैं, है ना, उसके बारे में जो डेली का रिकॉर्ड हम उसमें लिखते हैं, है ना, कि बच्चा क्या कर रहा है, उसने ठीक से लिखा या नहीं लिखा, ये सब के बारे में टिप्पणी करके एक रजिस्टर बना के लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनेक्डोटल भी कहते हैं। और क्या है, पोर्टफोलियो भी बच्चे का बनाया जाता है, उसके जो भी हॉबीज़ हैं या फिर जो वो पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, वो पढ़ाई में कैसा है, कितना एक्टिव रहता है, उन सब का एक लेखा जोखा रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। तो ये सारे तरीके हैं बच्चों के
मूल्यांकन करने के, है ना। तो देखिए आज के तो टॉपिक यही था। तो आइए एक बार हम दोबारा से रिकैप देख लेंगे, है ना, कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह कब आया? 2009 में आया। किसके द्वारा लाया गया? तो CBSE संस्था के द्वारा लाया गया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा पॉइंट था कि असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है ना। कैसे समझेंगे हम कि असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है? तो असेसमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग होता है, जबकि इवैल्यूएशन क्या होता है? एट द एंड होता है या अंत में होता है ना। और ये क्या रहता है, इसमें हम ये क्यों करते हैं? फीडबैक के लिए करते हैं कि टीचर को अपना और बच्चों का दोनों का फीडबैक मिल सके। जबकि इवैल्यूएशन हम किस लिए करते हैं? जजमेंट के लिए करते हैं, है ना। इसमें असेसमेंट में क्या शामिल है? इम्प्रूवमेंट। हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे में हम कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। जबकि इवैल्यूएशन किस लिए किया जाता है? अचीवमेंट के लिए। यहाँ हम किसकी बात करते हैं? अचीवमेंट की बात करते हैं, है ना। तो ये तो हो गई आकलन और मूल्यांकन की बात। अब हमने ये भी देखा था कि जो इवैल्यूएशन होता है वो एक बड़ा एस्पेक्ट है, यानी जो मूल्यांकन है एक बड़ा, जबकि मापन और यानी कि मेजरमेंट और असेसमेंट यानी आकलन उनके एक पार्ट है। इवैल्यूएशन क्या है? एक बड़ा एस्पेक्ट है ना। और फिर हमने क्या देखा था? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और क्या था? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसमें कि हम जानते थे फॉर लर्निंग कौन सा होता है? फॉर्मेटिव वाला, है ना। फॉर्मेटिव ना देकर कभी कभी असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोल सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है इसको, है ना। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यू हैव टू बी अटेंटिव। फॉर्मेटिव होता है यानी रचनात्मक होता है, वही सारी बातें फीडबैक के लिए होता है ना। और किसके लिए होता है? ड्यूरिंग होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जैसे कि एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, क्विज़ पूछ सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, है ना, प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों को। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग में करवा सकते हैं। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या था, है ना। ये क्या था? समेटिव था, यानी कि योगात्मक था। और क्या था? जजमेंट के लिए था। जैसे कि वो वाला फीडबैक के लिए था, ये किसके लिए था? जजमेंट के लिए था। एट द एंड के लिए था। इसमें क्या था? पेन पेपर टेस्ट होना था। तो ये सारी बातें किस में होती हैं? यहाँ पे पूरा प्रॉपर एग्ज़ाम होगा, जैसे सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होने थे। और फिर हमने बात की थी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में आपके सारे जिनके भी स्टैंडर्ड सेट होते हैं, जैसे कि CBSE, ICSE, ठीक है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम की बात हो रही है, KVS, NVS, सो ऑन, CTET, है ना, UPTET, सारे एग्ज़ाम्स हैं। और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी कि अमानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, उनमें कौन से आ जाते हैं? क्लास टेस्ट हो गया या फिर टीचर मेड टेस्ट, जिनके कि रूल्स नहीं होते हैं, ऑन द स्पॉट ही रूल बना के टीचर टेस्ट ले लेता है। तो वो सारी क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो गए, है ना। अब देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में भी दो तरीके के थे हमारे, एक था नॉन रेफरेंस टेस्ट और दूसरा क्या था? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो NRT यानी नॉन रेफरेंस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते थे? जिसमें कि कट ऑफ होती थी, कट ऑफ जारी की जाती थी। SSC वगैरह के एग्ज़ाम्स, UPSC के, है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। KVS का एग्ज़ाम होता है, DSSB का होता है ना। तो ये सारे क्या थे? नॉन रेफरेंस टेस्ट थे। और CRT, है ना, CRT, C से याद रखेंगे,
सी फॉर सीटेट, है ना। सीटेट, सीटेट में क्या होता है, परसेंटेज 60% लाना होता है, यानी यहाँ पे कट ऑफ नहीं दी जाती, सीधे सीधे आपको एक तरीके से पासिंग मार्क्स दिया है कि 60% लाना है, हर साल उतना ही लाना है ना। फिर हमने ये देखा था कि करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। दोनों ही एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं, किसके लिए, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। करिकुलर एक्टिविटीज़ में सिलेबस और आपके सारे एकेडमिक जो होता है आपका वो सब आता है, ठीक है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सारी एक्टिविटीज़ जो पढ़ाई के अलावा स्कूल में होती हैं वो सारी, डांस, म्यूज़िक, ड्राइंग, है ना। इवन असेंबली इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कूल असेंबलीज जो होती हैं वो, है ना। तो उसके बाद फिर हमने देखा था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। डायग्नोस्टिक, निदानात्मक परीक्षण, बच्चे का पता लगाने के लिए कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना। तो उसके लिए टीचर जो टेस्ट कंडक्ट कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, टू फाइंड आउट द गैप्स। गलतियों का पता लगाने के लिए टेस्ट कराता है कि कौन सा बच्चा पीछे है, कौन सा बच्चा सीख चुका है, उसका पता लगाने के लिए टेस्ट कराता है। उसी को हम क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण, है ना। और फिर उसके बाद में बच्चों को जो प्रॉब्लम आ जाती है, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनके लिए हम क्या करवाते हैं, रेमीडियल क्लासेस करवाते हैं। रेमीडियल टीचिंग होती है, यानी उपचारात्मक शिक्षण होता है ना। तो ये किस लिए होता है, टू फिल द गैप्स, टू फिल द गैप्स, यानी कि जो भी गैप्स हैं, जो भी बच्चों के गैप आ रहे हैं, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, उनको फिल करने के लिए क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है ना। तो ये दो प्रकार के हो गए, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। इनसे क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है। मूल्यांकन के तरीके मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। क्या बताया था, अवलोकन या ऑब्जर्व करना, है ना, रेटिंग स्केल देना बच्चों को, और क्या है, सोशलाइज कर रहे हैं कि नहीं, सोशली उनको सामाजिक गतिविधियां देखना, और क्या है, इंटरव्यू के आधार पे इंटरव्यू भी ले सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप अपनी तरफ से भी और भी नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो जो कि CCEP पे था। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा, और अगर कहीं से कुछ कम भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता ही आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।